जय हिंद दोस्तों, मैं बीके भास्कर आप सभी का भास्कर जॉब एकेडमी पर स्वागत करता हूं। हम लोग ज्योमेट्री में परिकेंद्र तक पढ़ चुके हैं और अगला जो टॉपिक होगा अब अंतःकेंद्र होगा। तो चलिए आप लोग हेडिंग लगाइए अंतःकेंद्र यानी इन सेंटर। चलिए इन सेंटर किसे कहा जाता है? तो त्रिभुज के प्रत्येक कोण समद्विभाजकों का कटान बिंदु। त्रिभुज के प्रत्येक कोण समद्विभाजकों का कटान बिंदु। प्रत्येक कोण समद्विभाजकों का कटान बिंदु। परिकेंद्र में हम क्या पढ़े थे? त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु। लेकिन अंतःकेंद्र में क्या है? प्रत्येक कोण समद्विभाजकों का कटान बिंदु। तो इसमें ये त्रिभुज इस तरीके से होगा आपका, और इसमें जो है अंतःकेंद्र कैसे निर्माण होगा? देखिए ये एंगल है, इसका अब यहाँ से समद्विभाजक हमको खींचना है। ठीक है, इस एंगल का समद्विभाजक खींचना। समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांटते हुए रेखा खींचना। अब इस वाले एंगल का समद्विभाजक खींचना है। ठीक है, और जहाँ पे मिलेगी तीनों रेखाएं, ठीक है, तो ये जो बिंदु होगा अब ये क्या होगा? इन सेंटर होगा। इस ट्रायंगल का ये बिंदु इन सेंटर होगा और इसको हम आई से दर्शा देते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग इन सेंटर समझ चुके हैं। चलिए इसका नोट देखिए। पहला नोट बाद में लिखेंगे, पहले लोकेशन लिख लेते हैं। आज माहौल काफ़ी शांत है क्योंकि सब लोग सो चुके हैं और तभी हम वीडियो बना रहे हैं। लगभग में टाइम 2 बजने वाला है। लोकेशन, चलिए टाइम कुछ भी हो, आप लोग को कंटेंट मिलना चाहिए और अच्छे से मिलना चाहिए। तो मेरा पूरा कोशिश रहेगा आप लोगों को अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर कंटेंट दें, ताकि आप लोग एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ें। क्या होता है, यहाँ से जैसे एडवांस मैथ से क्वेश्चन आता है, लगता है अरे बाप रे बाप, ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, कैसे बनेगा? नहीं जी, बनना चाहिए क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अगर आपका एग्ज़ाम में 1 मार्क नहीं आता तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। तो चलिए लोकेशन इसका लिखिए। त्रिभुज में इन सेंटर का जो लोकेशन होता है, हमेशा किसी भी त्रिभुज में इन सेंटर का लोकेशन यानी स्थिति जो होता है त्रिभुज के अंदर ही होता है। स्थिति जो होगा वो हमेशा त्रिभुज के अंदर होगा। त्रिभुज के अंदर होगा। चलिए इस बात को याद रखिएगा। देखिए केंद्रक भी हमेशा कहाँ था? त्रिभुज के अंदर था। परिकेंद्र अलग अलग था। न्यूनकोण त्रिभुज में त्रिभुज के अंदर था। समकोण त्रिभुज में कर्ण के आधे बिंदु पे था, बीच वाला बिंदु पे था, और अधिकोण त्रिभुज में त्रिभुज के बाहर था। लेकिन अंतःकेंद्र केंद्रक की तरह ही है। अंतःकेंद्र हमेशा जो होगा वो त्रिभुज के अंदर ही होगा। बातें क्लियर है? चलिए अब इसका अगला पॉइंट देखिए, अब नोट के रूप में लिखाएंगे। अंतःकेंद्र से जब त्रिभुज की भुजाओं पर लंब डाला जाता है, अंतःकेंद्र से जब त्रिभुज की भुजाओं पर लंब डाला जाता है तो ये सारे लंबों की लंबाई बराबर होती है। इन सारे लंबों की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि अंतःकेंद्र से त्रिभुज की भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाई बराबर होती है। तो ABC एक त्रिभुज है, EFG नाम रख लेते हैं, ये बिंदु है। तो कहने का मतलब EI बराबर होगा IF बराबर होगा IG। बातें क्लियर हैं? ठीक, अब हम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इस बिंदु से ये तीनों बिंदु होते हुए, तीनों बिंदु को अगर परिधि मान के एक वृत्त खींचे तो ये वृत्त तो अंदर ही बनेगा। ये वृत्त त्रिभुज के अंदर बनेगा। चलिए त्रिभुज के अंदर बनेगा तो इसी को कहा जाता है अंतःवृत्त। इसे ही क्या कहा जाता है? अंतःवृत्त। और ये जो बराबर भाग है
अंतः केंद्र से यहाँ तक का दूरी, ये जो बराबर भाग है इसे कहा जाता है क्या? अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या, तो बराबर वाले भाग को क्या कहा जाता है? अंतः त्रिज्या। यानी चलिए मिटा देते हैं। अंतः त्रिज्या की लंबाई भी ज्ञात करने के लिए सीखेंगे। पहले एक और, अब कोण के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसका दूसरा फैक्ट जो है, दूसरा फैक्ट कोण के बारे में है। देखिए एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के दो शीर्षों से, दो शीर्ष से, दो शीर्ष से कोण समद्विभाजक रेखा खींचा जाए तो यहाँ पे एक अंतः केंद्र का निर्माण होता है। इस यहाँ से भी खींच देंगे तो ये जो एंगल होगा, इस एंगल का वैल्यू कितना होगा? बस इस एंगल का हमको वैल्यू चाहिए। तो इस एंगल का जो वैल्यू होगा, अगर ये एंगल ए है, थीटा है, तो इस एंगल का वैल्यू होगा आपको 90 डिग्री प्लस थीटा बाय 2, 90 डिग्री प्लस थीटा बाय 2। चलिए कैसे होगा ये भी देख लेते हैं। अब बताइए, ये वाला एंगल, ये तो आपका कोण समद्विभाजक रेखा है, कोण समद्विभाजक रेखा है। तो ये वाला एंगल आपका क्या होगा? ये पूरा बी है तो क्या होगा? बी बाय 2। और ये वाला एंगल, ये भी आपका कोण समद्विभाजक रेखा है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा? सी बाय 2 होगा। तो चलिए अब हम इस एंगल पे जब आएंगे, इस एंगल पे जब आइएगा तो इस एंगल का वैल्यू, इस एंगल का वैल्यू क्या होगा? 180 डिग्री माइनस इन दोनों एंगल का जोड़, माइनस बी बटे 2 प्लस क्या हो जाएगा? सी बटे 2। क्लियर है? कोई तरह का दिक्कत जी? नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सोल्व कीजिए। 180 डिग्री माइनस, यहाँ पे देखिए b प्लस सी बटे 2 इसको लिख सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत? अब 180 डिग्री को हम a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं, लिख दीजिए। 180 डिग्री को a प्लस बी प्लस सी, अब माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे? माइनस b प्लस सी बटे 2। ठीक है, अब इधर देखते हैं, इधर क्लियर करते हैं। चलिए ये लाइन छोड़िए, ये लंबा चले जाएगा। यहाँ से देखते हैं 180 डिग्री माइनस, यहाँ पे एक्स्ट्रा हम कुछ कर देते हैं। ठीक है, इसी में b प्लस सी के साथ हम एक बार a जोड़ दिए, एक बार a घटा देते हैं, बटे 2 कर देते हैं। ठीक, कोई तरह का दिक्कत नहीं जी? दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, बराबर 180 डिग्री माइनस ये क्या हो जाएगा? ये देखिए, ये टोटल 180 डिग्री माइनस ए बटे कितना? 2। अब पूरा कैलकुलेशन करते हैं इसको। ठीक है, इसको कैलकुलेशन करते हैं या यहीं पे पूरा तोड़ देते हैं। अब अलग अलग 180 डिग्री माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री बटे 2 यानी 90 डिग्री माइनस कितना? a बाय 2। इसको दो अलग अलग भागों में बांट दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस, अब यहाँ पे ब्रैकेट को हटा रहे हैं तो माइनस 90 डिग्री और माइनस प्लस a बाय 2 बराबर ये कितना? 90 डिग्री प्लस कितना? a बाय 2। हम यही तो आपको पहले बताए थे कि यहाँ जो एंगल बनेगा, यहाँ जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री और शीर्ष कोण जो जितना है, शीर्ष कोण का आधा होगा। क्लियर है? 90 डिग्री और शीर्ष कोण के आधे का योग होगा ये एंगल। अंतः केंद्र पर जो एंगल बनता है वो एक समकोण और शीर्ष कोण के आधे का योग होता है। क्लियर है पॉइंट? चलिए याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ। परिकेंद्र में जैसे बताए थे, परिकेंद्र में क्या था जी? परिकेंद्र पर बना कोण शीर्ष कोण का क्या होता है? दुगुना होता है। लेकिन अंतः केंद्र पर बना कोण 90 डिग्री और शीर्ष कोण के आधे के योग के बराबर होता है।
चलिए कुछ देर पहले हम अंतःवृत्त और अंतः त्रिज्या की चर्चा किए थे। अब पता करते हैं कि अंतः त्रिज्या हम निकालेंगे कैसे। अंतः त्रिज्या ज्ञात करना, आप लोग सिर्फ समबाहु त्रिभुज का अंतः त्रिज्या ज्ञात करना जानते हैं, मतलब फॉर्मूला रट लिए हैं कि a/2√3 होता है। लेकिन अभी देखेंगे किसी भी त्रिभुज में अंतः त्रिज्या कैसे निकाला जाता है। ये आपका अंतः केंद्र है, I मान लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से फिगर है, यहाँ से लंब खींच देते हैं, A B C D E F, इसको I मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग बताइए कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर क्या होगा, यानी टोटल का एरिया। तो देखिए AIB, एरिया ऑफ त्रिभुज AIB, ये त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा BIC, फिर प्लस एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, इधर का त्रिभुज AIC, त्रिभुज AIC, इन सबों को जोड़ दीजिए तो आपको एरिया ऑफ त्रिभुज ABC निकल जाएगा। चलिए अब इधर ध्यान दीजिए, AIB का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुना आधार, AIB के लिए आधार क्या है, AB है, और ऊंचाई आपको ये तो लंब डाला हुआ है, ये क्या है सारा लंब है, तो ये ऊंचाई भी होता है। तो क्या 1/2 आधार क्या AB, और ऊंचाई क्या है इसमें IF, क्लियर है, प्लस फिर उसी तरीके से BIC में 1/2 आधार क्या BC, ऊंचाई क्या ID, फिर प्लस हाफ AIC में आधार क्या AC, और ऊंचाई क्या IE, क्लियर है। चलिए अब देखिए कॉमन इसमें क्या क्या आ जाएगा, 1/2 AB, 1/2, अब ये IF, ID और IE क्या है ये जी, ये लंब है, अंतः केंद्र से त्रिभुज की भुजाओं पर डाला गया लंब है। और हम जस्ट थ्योरी में पढ़ाए हैं कि लंब की लंबाई क्या होती है, अंतः केंद्र से भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो ये सारे क्या हैं, बराबर हैं, तो इसको हम क्या मान लेंगे, ये क्या हो जाएगा जी, मानेंगे नहीं, ये क्या हो जाएगा, ये अंतः त्रिज्या होती है, ये लंबाई क्या होती है, अंतः त्रिज्या। तो इसको R से हम सूचित कर देते हैं। तो इसके बदले, इन सबों के बदले हम R अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 के साथ R भी कॉमन आ जाएगा। तो चलिए बचा क्या यहाँ पे, AB प्लस इसमें BC प्लस इसमें AC, ठीक है। AB क्या है, त्रिभुज की भुजा है, BC त्रिभुज की भुजा है, और AC क्या है, आपका त्रिभुज की भुजा है। तो अब यहाँ से R बराबर बताइए, ठीक है, भुजा। अब हम R को यहाँ पे अकेले छोड़ दें, 1/2 सिर्फ यहाँ पे लिखें, R इंटू AB, A प्लस B, B प्लस C प्लस A प्लस C बटे 2 करें, तो ये क्या हो गया, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग बटे क्या 2, जो किसके बराबर होता है जी, आप लोगों को पता है कि A प्लस B प्लस C बटे 2 बराबर क्या होता है, S होता है। S मतलब सेमी पेरीमीटर, मतलब अर्ध परिमाप। तो ये तो S के बराबर हो गया। अब यहाँ पे R का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे, अब इस टोटल का वैल्यू, ये टोटल का वैल्यू S है, तो S तो इधर आ जाएगा, बटे S बराबर क्या हो जाएगा R। तो फाइनल जो मेरा फॉर्मूला निकल के आया, आप देखिए फॉर्मूला फाइनल मेरा क्या निकल के आया कि त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या बराबर, या त्रिभुज की अंतः त्रिज्या बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज की अर्ध परिमाप। क्लियर है, S क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है। तो फाइनल फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं,
चलिए इसे एक लैंग्वेज में लिखते हैं इस फार्मूला को। कोई भी त्रिभुज की अंतः त्रिज्या बराबर होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज की अर्ध परिमाप। चलिए उम्मीद करते हैं पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब इसी में बोला जाता है इसकी समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या। तो चलिए देखिए निकालते हैं। समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या बराबर क्या होगा, यहाँ आपको निकाल देना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी सभी भुजा तो बराबर होता है तो a स्क्वायर मान लेते हैं। अर्ध परिमाप तो तीनों भुजा तो बराबर होता है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर a ये होता है, तो अर्ध परिमाप क्या होगा 3a/2 होगा। क्लियर है। यहाँ से 2 से ये कट जाएगा 2, ठीक है। a से ये स्क्वायर का मतलब 2 बार मल्टीप्लाई है तो 1 बार कट जाएगा। बचा क्या आपके पास, फाइनली जो आपके पास बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है √3/2 गुना a गुना, अब यहाँ पे देखिए 3 है तो ये उलट के क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और ये 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ काटिए, ठीक है, 3 से कटेगा तो ये क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो अर्थात इसका फॉर्मूला जो आया क्या आया, ऊपर में a बचेगा और नीचे में क्या 2√3। तो समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या बराबर क्या आ जाएगा a/2√3। तो इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखिएगा, और सबको यही फॉर्मूला वैसे याद रखते हैं, लेकिन फॉर्मूला ये भी याद रखिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल करे तो ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए एक और फॉर्मूला इसमें लिख लीजिए, उसको हम इतना प्रूफ नहीं करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे। समकोण त्रिभुज, अगर त्रिभुज समकोण हो, समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या बराबर समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या बराबर P + B - h/2 होता है। P + B - h/2 होता है। क्लियर। चलिए मिटा दें। उम्मीद करते हैं ये अंतः केंद्र आपका पूरा क्लियर हो गया होगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब देखते हैं त्रिभुज में 3 केंद्र हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा केंद्र पढ़े हैं, पहला केंद्रक पढ़े, दूसरा हम परिकेंद्र पढ़े, तीसरा हम अभी जस्ट अंतः केंद्र पढ़े। अब त्रिभुज का चौथा जो केंद्र होता है वो लंब केंद्र होता है। चलिए तो हेडिंग लगाइए, लंब केंद्र, इंग्लिश में कहा जाता है ऑर्थो सेंटर। लंब केंद्र, चलिए लंब केंद्र किसे कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंबों का कटान बिंदु, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ये बिल्कुल अलग है, केंद्रक वाला नहीं है। केंद्रक में क्या बताए थे, माध्यिकाओं के कटान बिंदु, ठीक है। उसके बाद परिकेंद्र में हम बताए थे भुजा के लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु, तो वहाँ पे भुजा का लंब समद्विभाजक था। लेकिन लंब केंद्र में जो होगा त्रिभुज के शीर्ष से, देखिए त्रिभुज के शीर्ष से, अब यहाँ से भुजा पे लंब डालेंगे, ठीक है, यहाँ से भुजा पे लंब डालेंगे। त्रिभुज के शीर्ष से भुजा पर डाले गए लंबों का कटान बिंदु जो होगा वो लंब केंद्र कहलाता है। ये जो बिंदु होगा वो लंब केंद्र यानी ऑर्थो सेंटर कहलाएगा, ठीक है। त्रिभुज के शीर्ष से भुजा पर डाले गए लंबों का कटान बिंदु क्या कहलाता है, ऑर्थो सेंटर कहलाता है। ABC, तो ये जो लाइन हुआ, ये जो बिंदु हुआ, ये क्या हो गया ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर, चलिए इसका हम लोकेशन देखते हैं। लोकेशन कहाँ कहाँ होता है, लोकेशन यानी स्थिति। तो पहला न्यून कोण त्रिभुज,
न्यूनकोण त्रिभुज। तो न्यूनकोण त्रिभुज में ये देखिए, ये त्रिभुज जो लग रहा होगा आपको न्यूनकोण त्रिभुज ही लग रहा होगा। तो न्यूनकोण त्रिभुज में हमेशा जो लोकेशन होता है लंब केंद्र का, यानी स्थिति होता है, वो त्रिभुज के अंदर ही होता है। कहाँ होता है? त्रिभुज के अंदर ही होता है। चलिए, न्यूनकोण हो गया। दूसरा समकोण, समकोण त्रिभुज। अब देखिए समकोण त्रिभुज समझाना पड़ेगा। यहाँ पे ये एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ 90 डिग्री का एंगल बना। हम आपको बोले क्या इसका परिभाषा लंब केंद्र का? त्रिभुज के शीर्ष से भुजा पर डाले गए लंबों का कटान बिंदु। अब इस शीर्ष से इस भुजा पे लंब डालिए, तो इस भुजा पे लंब डालिएगा इस शीर्ष से, तो यहीं आएगा ना, यही रेखा है ना लंब वाला। इस शीर्ष से लंब डालिएगा तो यहीं आएगा। ठीक है, तो यहीं तो दो को बिंदु कट गया, और एगो खुद ये शीर्ष है, इधर से लंब डालेंगे मान के चलिए इस भुजा पे, तो गुजरेगी तो यहीं से गुजरेगी, तो यही हो जाएगा समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र का लोकेशन। तो लंब केंद्र का लोकेशन कहाँ हो गया समकोण त्रिभुज में? समकोण बिंदु पर। कहाँ हो गया? समकोण बिंदु पर, यानी जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है उसी शीर्ष पे ऑर्थो सेंटर का लोकेशन हो गया। तीसरा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज में देखिए लोकेशन इस तरीके से बनेगा। अब इस शीर्ष से भुजा पर लंब डालिए, तो इस भुजा पे लंब डालेंगे इस शीर्ष से, तो देखिए जब भी लंब डालेंगे इस भुजा पे तो हमेशा बाहर चले जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लंब डलाएगा। क्लियर है? अब हम इस शीर्ष से भुजा पे लंब डालेंगे। इस शीर्ष से कौन भुजा पे लंब डालना? इस भुजा पे लंब डालना। तो इस शीर्ष से इस भुजा पे लंब डालेंगे तो ये भुजा को हमको इधर ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब हम इस शीर्ष से इस भुजा पे लंब डालेंगे तो मान के चलिए इधर तो नहीं कहीं मिलेगा, क्योंकि इधर फैल रहा है, मिलेगा कहाँ? इधर कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपस में। ठीक है, तो जहाँ भी मिलेगा तो वहाँ पे ऑर्थो सेंटर होगा अधिक कोण त्रिभुज का। अब बताइए आप लोग, अधिक कोण त्रिभुज में तब लोकेशन कहाँ होगा? त्रिभुज तो इतना ही बड़ा है, मिलेगा कहीं तो बाहर मिलेगा। तो अर्थात अधिक कोण त्रिभुज में लंब केंद्र का जो लोकेशन होता है वो त्रिभुज के बाहर होता है। पॉइंट क्लियर है? कोई तरह का दिक्कत? चलिए नहीं। तो चलिए सभी का लोकेशन एक बार हम आपको रिवाइज करवा देते हैं। केंद्रक और अंतः केंद्र, ये दोनों ऐसे केंद्र हैं जो हमेशा त्रिभुज के अंदर बनेगा, केंद्रक और अंतः केंद्र। लेकिन परिकेंद्र न्यूनकोण त्रिभुज में अंदर बनेगा, समकोण त्रिभुज में कर्ण के मध्य बिंदु पे बनेगा, अधिक कोण त्रिभुज में बाहर बनेगा। लंब केंद्र न्यूनकोण त्रिभुज में त्रिभुज के अंदर बनेगा, समकोण त्रिभुज में समकोण वाला बिंदु पे बनेगा, और अधिक कोण त्रिभुज में त्रिभुज के बाहर बनेगा। अब चलिए लंब केंद्र पे बना जो कोण जो बनता है उस कोण का रिलेशन कैसा? एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, यहाँ पे लंब केंद्र है, इस शीर्ष से इस तरीके से लंब केंद्र को मिलाया गया है। तो बताना है आपको इस एंगल का मान क्या होगा, जबकि ये थीटा है। तो इस एंगल का मान होगा 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा। चलिए लंब केंद्र, अब चारों केंद्र का एक प्रॉपर नोट लिख लीजिए, ये क्वेश्चन आ जाता है। लंब केंद्र यहीं तक था, लंब केंद्र में कुछ ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो चारों केंद्र का एक प्रॉपर नोट लिख लीजिए। चारों केंद्र का जो एक प्रॉपर नोट होता है वो क्या होता है? समबाहु त्रिभुज में सभी केंद्र एक ही बिंदु होता है।
सभी केंद्र एक ही बिंदु पर स्थित होता है। यानी एक ऐसा समबाहु ही त्रिभुज है जिस त्रिभुज में सभी केंद्र एक ही बिंदु पर अवस्थित होता है। क्लियर है? तो चलिए हम त्रिभुज के चारों केंद्र का डिस्कस कर लिए हैं। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, इससे रिलेटेड कोई खास क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा आता है तो सिर्फ एंगल बेस्ड क्वेश्चन आता है, यही सब। जैसे हम अभी जैसे बताएं आपको 3 चीज़ बताएं। एक पहला था अंतः केंद्र वाला, परिकेंद्र वाला। परिकेंद्र में अगर ये थीटा हो तो ये 2 थीटा होगा। दूसरा हम बताएं आपको अंतः केंद्र वाला, अगर ये थीटा है तो ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री प्लस θ/2 होगा। और अभी जस्ट बताया आपको लंब केंद्र वाला, ठीक है। अगर ये थीटा है तो ये एंगल जो होगा 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। ये तीनों बस एंगल बेस्ड ही क्वेश्चन ज़्यादातर आता है, ठीक है। चलिए तब हम लोग यहीं तक रखते हैं आज के सेशन को। अब जो पढ़ेंगे हम लोग वो त्रिभुज का समरूप पढ़ेंगे, सर्वांगसम पढ़ेंगे। फिर त्रिभुज का हमको क्षेत्रफल और परिमाप भी पढ़ना है। अभी त्रिभुज काफ़ी बड़ा है तो टेंशन मत लीजिए, पढ़ते रहिए और एक प्रॉपर नोट बनाइए। आप अब खुद से यदि प्रॉपर नोट बनाते हैं तो उससे क्या होता है, तैयारी बेहतर ढंग से होता है। चलिए आप अपना ख्याल रखिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।